2023 तक अगर उसको अवॉइड कर सकता तो कब का वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता। इतना कांड कर रहा था चाइना जब, तब भी वन चाइना पॉलिसी को रेटिफाई करके बैठे हुए थे। हम क्यों वर्चस्व एशिया में अपनी ताकत कायम रखनी है यूएसए ने, या वो इम्पैक्ट डालना चाहता है अपनी पॉलिटिकल इम्पैक्ट, तो उसे एशिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश बोले तो इंडिया क्या चाइना की वन पॉलिसी को मानता है चाइना, है ना? तो द आंसर इज यस। सेंट्रल अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है होंडुरस, ठीक है, आपको पता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और बीच में जो पार्ट है उसे हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। उसकी छोटी सी कंट्री होंडुरस, उसने कल एक बयान दे दिया। बयान क्या दिया कि चाइना के साथ हम खड़े हैं, चाइना की वन चाइना पॉलिसी जो है उसको मैं रेटिफाई करती हूँ, और ताइवान के साथ अपने सारे रिश्ते मतलब जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसे मैं ख़त्म करती हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये पंगा क्या है चाइना का ताइवान के साथ, और ये वन चाइना पॉलिसी क्या है? ये दो चाइना कब से थे, ये तीन चाइना कब से थे? ये वन चाइना हम शुरू से क्या सुनते आ रहे, एक ही चाइना है। तो वन चाइना पॉलिसी क्या चाइना दो है, क्या चाइना तीन है, क्या चाइना चार है? तो यहाँ पर आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। इट्स अबाउट वन चाइना पॉलिसी। अब आप देख रहे हो चाइना को, बड़े वाला चाइना जो अक्सर हम सब लोग जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है चाइना को, जो शी जिनपिंग वाला चाइना, एक वो चाइना है। उसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा आइलैंड है ताइवान का, जिसे हम फार्मोसा आइलैंड कहते हैं। वो कहता है कि मैं चाइना हूँ, बड़े वाला चाइना कहता है कि मैं चाइना हूँ, राइट। अब अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ, इसका अगर क्रक्स में जाऊँ तो मुझे इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे, राइट। होता क्या है, चाइना में एक सिविल वॉर इनिशिएट होती थी, ठीक है। चाइना में एक सिविल वॉर इनिशिएट हुई 1927 में, 1927 में, और ख़त्म कब होती, 1949 में। उस सिविल वॉर में दो पार्टीज, दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं सत्ता हथियाने के लिए चाइना की। और वो दो ग्रुप कौन से हैं? एक थे नेशनलिस्ट ग्रुप और दूसरे थे कम्युनिस्ट ग्रुप। अब नेशनलिस्ट को लीड कौन कर रहे हैं? चियांग काई शेक। और इधर कम्युनिस्ट को लीड कौन कर रहे थे? माओ जेडोंग, ठीक है। तो 1949 में ये सिविल वॉर का एंड होता है। सर एंड कैसे होता है, कौन जीता कौन हारा? तो मैं बोलूंगा कि यहां पे हार गए नेशनलिस्ट, चियांग काई शेक हार जाते हैं, माओ जेडोंग जीत जाते हैं। और चियांग काई शेक जिनके पास चाइना था, ये वहां से भाग लेते हैं, भागकर जो अपने साथ सगे संबंधी हैं, थोड़े बहुत जो लोग हैं, उनको लेकर ये साथ वाले आइलैंड में, पैसिफिक ओशन में आइलैंड है कौन सा, ताइवान फार्मोसा आइलैंड पे वहां पे बैठ जाते हैं। बैठ के ये बंदा क्या करता है, वहां पे अपनी सरकार बना लेता है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेता है, और उसे नाम दिया जाता है, ध्यान से सुनना, ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, राइट। अब ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, ये अभी नहीं बना, 1949 में नहीं बनता ताइवान में जाके, ये पहले से था। 1911 से लेकर 1949 तक जो मेनलैंड चाइना था, यहां पे किसका राज था? इसी ROC का, इसी चियांग काई शेक की कम्युनिटी का, इसी पार्टी का। कम्युनिस्ट हारे हुए थे वहां पे मेनलैंड चाइना पे इतने सालों तक। कौन था? नेशनलिस्ट। लेकिन सिविल वॉर इनिशिएट होती है और 1949 में अब पासा पलट जाता है। अब कौन जीतता है? माओ जेडोंग, कम्युनिस्ट। अब नेशनल भाग जाते हैं। तो उसने वहां पे जाके जो ROC पहले चाइना में था, अब उसने वो आइलैंड में जाके बना लिया अपना, ठीक है। अब ROC एस्टेब्लिश कर लिया, तो मेनलैंड चाइना में कौन बैठा? मेनलैंड में बैठा है माओ जेडोंग, और वो वहां पे अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और उसका नाम रखते हैं PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज के बाद जब भी ओलंपिक्स देखो या जब भी कोई गेम्स देख रहे हो, तो ROC और PRC का फर्क देखना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ROC बोले तो ताइवान, और PRC बोले तो ये जो मेन चाइना है। क्लियर हो गया इतना? अब आज के जो रिश्ते हैं ना चाइना और ताइवान के, ये अच्छे नहीं हैं।
तब से 49 से आज के जो रिश्ते हैं इनमें कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक दूसरे का साथ नहीं चाहते। ताइवान पता क्या बोलता है आज? ताइवान बोलता है कि भाई चाइना एक है, और चाइना पता है कौन सा है? मेरे वाला चाइना। वो छोटी सी कंट्री क्या बोलती है कि मेरे वाला चाइना है जो चाइना है, और वो बड़ी कंट्री हंसती है, कहती नहीं 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 ताइवान जी आप गलत बोल रहे हैं, जो मेन वाला चाइना है ना, ये बड़े वाला जो ड्रैगन सो कॉल्ड, ये वाला चाइना है। तो आप बोलोगे कि सर वन चाइना पॉलिसी लेकर कौन आया? ताइवान की मेन चाइना। तो आंसर इज मेन चाइना की पॉलिसी है ये वन चाइना पॉलिसी, ताइवान की नहीं है। चाइना बोलता है कि ताइवान तो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन ये चाइना है और आने वाले टाइम में हम इसे भी एक्वायर्ड कर लेंगे, इसे भी अपने साथ मिला लेंगे और पूरा चाइना वही है, हम नहीं मानते। और यहाँ तक कि चाइना ये भी बोलता है कि अगर मेरे साथ रिलेशन रखने हैं ना तुम लोगों को, कंट्रीज को, तुम लोगों को नहीं कंट्रीज को, अगर मेरे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने हैं तो ताइवान के साथ कट्टी करनी पड़ेगी, ताइवान से कोई रिश्ते नहीं निभाने पड़ेंगे, अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिया जाए, मेरे साथ निभाया जाए। अगर दोनों के साथ तो फिर मैं साइड में। अब यहां पे पूरे वर्ल्ड में सर ताइवान के साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, ताइवान की सत्ता मानते हैं, उसकी सत्ता को रेटिफाई करते हैं कि ताइवान एक कंट्री है। तो मेरे ख्याल से 15 से 20 कंट्रीज हैं, वो भी छोटी छोटी, जो मानती है ताइवान इज करेक्ट। लेकिन ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड किसके साथ खड़ा है? बड़े वाले चाइना के साथ। और उसमें कोई मेरे को कुछ अनकॉमन सा नहीं लग रहा है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमी, इतना बड़ा ट्रेड, उसको अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इस करके पूरा वर्ल्ड उसके साथ खड़ा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बनती है कि सर वर्ल्ड की सुपर पावर यूएसए, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड की सुपर पावर यूएसए सर किसके साथ खड़ा है? चाइना के साथ कि ताइवान के साथ? सर हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं, जो वर्ल्ड की सुपर पावर है यूएसए, वो तो चाइना के अगेंस्ट ही बात करता था। कोविड में भी आपने दोनों के टकराव देखे, है ना सर? टकराव तो मतलब फिर ताइवान के साथ खड़ा है। तो यहाँ पे मैं आंसर आपको बताऊं, आपके थोड़ा सा होश उड़ेंगे। 1971 तक, याद रखना, 1971 तक यूएसए ने चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी उसको रेटिफाई नहीं किया था। वो किसके साथ खड़ा था? ताइवान के साथ। और ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि यूएसए जो है वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट हमेशा से खड़ा रहा है, वो डेमोक्रेसी के साथ खड़ता है, और ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट हमेशा ये खड़ा होता है यूएसए। तो चाइना की पॉलिसी, चाहे चाइना की हो, चाहे यूएसएसआर की हो, चाहे नॉर्थ कोरिया की, सारी कौन सी कंट्रीज है कम्युनिस्ट, तो वो अगेंस्ट खड़ा था। लेकिन सर 1971 के बाद क्या हुआ? क्या साथ आ गया वो चाइना के? तो 1972 में ना यूएस के एक प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन, वो वहाँ पे विजिट कर लेते हैं, ठीक है? वो वहाँ पे विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद पूरा वर्ल्ड पागल हो जाता है कि यार ये क्या हो गया? आज तक जो चाइना के अगेंस्ट थे वो चाइना में विजिट कर रहे हैं, वहाँ का प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं वो ये समझते हैं कि अगर एशिया को अपना वर्चस्व, एशिया में अपनी ताकत कायम रखनी है यूएसए ने, या वो इम्पैक्ट डालना चाहता है अपनी पॉलिटिकल इम्पैक्ट, तो उसे एशिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश चाइना को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। वो चाइना को अवॉइड नहीं कर सकता था, उसने करके देख भी लिया था। तो 1972 में उस बंदे ने क्या किया, निक्सन रिचर्ड ने क्या किया, भी ऐसा है कि मैं वन चाइना पॉलिसी को क्या करता हूँ, रेटिफाई, और ताइवान को मैं देश नहीं मानता। और आपको बताऊँ अंदरली बात, ताइवान के साथ भी उसके रिलेशन हैं अच्छे खासे आज भी यूएसए। ताइवान को जो हथियार है कौन दे रहा है? यूएसए। यूएसए की डिप्लोमेटिक मूव कहा जाता है कि दोनों के साथ चलकर एक बैलेंस बनाकर मैं एशिया में अपना इंपैक्ट डाल लूं, राइट? तो इतना बड़ा देश जब जुड़ गया, तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, अब इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है सर? हम भी तो एशिया की सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री और इतनी तगड़ी कंट्री है, पावरफुल कंट्री है ना, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो क्या आप बोले तो इंडिया क्या चाइना की वन पॉलिसी को मानता है चाइना, है ना? तो द आंसर इज यस।
इंडिया वन चाइना पॉलिसी के साथ खड़ा था और आज तक खड़ा है, लेकिन चाइना ने अटैक किया आप पे डोकलाम में, कोविड के टाइम में। चाइना अरुणाचल प्रदेश पे फेस ऑफ करता है हमारे आर्मी के साथ। चाइना पाकिस्तान को टेररिस्ट एक्टिविटीज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज कर रहा है, ठीक है, उसकी मदद कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, है ना। सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट खड़ा रहा है। सर इतना सब कुछ होने के बावजूद हम उसे वन चाइना पॉलिसी के साथ क्यों खड़ा देखते हैं यार? हम उस पॉलिसी को रेटिफाई क्यों करते हैं? वजह क्या है? मुझे लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपीजमेंट पॉलिसी लेकर चल रहा है, वो चाइना को अपीज कर रहा है। पॉइंट टू नोट, चाइना को अवॉइड इंडिया कभी कर ही नहीं सकता अभी तक। अगला मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक 2023 तक अगर उसको अवॉइड कर सकता तो कब का वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता। इतना कांड कर रहा था चाइना जब, तब भी वन चाइना पॉलिसी को रेटिफाई करके बैठे हुए थे। हम क्यों? आप समझिए इस बात को। 1947 में हम आज़ाद हुए, 47 में तो हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध कर दिया, है ना, हरा दिया पाकिस्तान को, लेकिन इकोनॉमिकली कितना डैमेज हुआ ये इंडिया ही जानता है। वॉर को हम पाल नहीं सकते। 47 में वॉर हुई तो हमें कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका था कि अगर चाइना के अग्रेशन से बचना है और इकोनॉमिकली अपने आप को सेव रखना है तो इसकी जो ये वन चाइना पॉलिसी है उसको हाथ जोड़ दिया जाए, पहला कारण। दूसरा, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, दोनों के साथ बॉर्डर लग रहे हैं। दो साइड से वॉर हम कभी भी नहीं चाहते क्या? हम इतनी वॉर को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इस करके हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इस करके अपीज चाइना को। सर यू आर राइट, वन चाइना पॉलिसी इज राइट। तो और कारण, और इतनी बड़ी ट्रेड इकोनॉमी उसकी, इतना बड़ा व्यापार चाइना का, यूएसए जैसा बंदा, वहां के प्रेसिडेंट साहब कितने सालों बाद वहां पे आए, एम्बेसी होती वहां पे एस्टेब्लिश कर ली, उसके वो अगर वो कर सकता तो फिर इंडिया किस खेत की मूली है? इंडिया ने भी उसको रेटिफाई करना शुरू किया, राइट। हम किसी भी एंगल में इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब आपके लिए है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यार कुछ कमेंट कर दिया करो, अपने पर्सपेक्टिव आपके नज़र आ जाएंगे मुझे, तो मुझे अच्छा लगेगा, राइट। क्या कि 2023 साल चल रहा है, क्या भारत को आज भी चाइना के अग्रेशन, उसकी डिक्टेटरशिप के साथ साथ सहते हुए क्या वन चाइना पॉलिसी को रेटिफाई करना चाहिए, इसे कंटिन्यू मानना चाहिए, या इसकी अगेंस्ट बात करनी चाहिए? क्या वो वक्त आ चुका है कि चाइना के अगेंस्ट हम बात कर सकें? अगर करते भी हैं तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे भारत के ऊपर आने वाले टाइम में, राइट। तो इसको अच्छे से समझना और मुझे बताना, राइट।